सब बढ़िया ना? सब कैसे हो? यहां तक हमने पढ़ लिया था ना लास्ट वाले सेशन में? यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चलो बढ़िया। एक बार बोल दो यार ग्रुप में, एक बार ग्रुप में सारे बच्चे बोल दीजिएगा यार, मेरा तो मोबाइल है ना खराब हो गया, आज इसको खराब होना था। देखो यार, मतलब वॉल्यूम कम नहीं कर पा रहा हूं मैं। मतलब ऐसी भी कोई हालत होती है क्या यार? सच में बता रहे हैं, हम वॉल्यूम कम नहीं कर पा रहे। क्या करें, क्या करें यार, क्या करे, क्या करे, क्या करूं मैं, मर जाऊं। पता नहीं यार, मतलब मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। हमारे तो वॉल्यूम ही कमी नहीं हो रही मोबाइल की। मोबाइल खराब हो गया, ऐसा लग रहा है कि मोबाइल लेना पड़ेगा दूसरा। आप लोगों की तो बढ़िया हो रही है ना? एक बार बताइएगा, आप लोगों की तो बढ़िया हो रही है ना? वेलकम विशाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? ठीक है, तो स्टार्ट कर देंगे हम। यार मैं मतलब मोबाइल इसकी मेरे ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है? एक्सटर्नल नॉइस आ रही होगी मेरे मोबाइल की। अगर आप तक एक्सटर्नल नॉइस आ रही है तो मुझे एक बार बता दीजिएगा। क्या एक्सटर्नल नॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है कि मेरे मोबाइल की? क्योंकि उसकी वॉल्यूम में कम नहीं कर पा रहा हूं। हम बढ़िया हैं, हम बहुत जबरदस्त हैं। वॉइस क्लियर है ना? एक्सटर्नल नॉइस नहीं आ रही ना मेरे मोबाइल की जिसमें मैं बोल रहा हूं? चलो बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट कर देते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है। अरे वाह क्या बात है, पुराने बच्चे आ गए, तन्वी भी आ गई। चलो गुड इवनिंग। नहीं सर, सब ठीक है, चलो बढ़िया है। लास्ट वाला पार्ट अपन ने यहां तक ये कंप्लीट कर लिया था, है ना? तो आज हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं दोस्तों। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? एग्जीक्यूटिव मतलब हायर ऑथोरिटी, हायर ऑथोरिटी, हायर ऑथोरिटी। और आपके पास देखिएगा एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर कौन कौन आएंगे, तो आपको पता है कि हायर ऑथोरिटी आएगी। हायर ऑथोरिटी में आपके पास सर प्राइम मिनिस्टर हो गया, ओके, चीफ मिनिस्टर हो गया, ओके, आपके पास सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपके पास हाई कोर्ट हो गया, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो आप बोलोगे कि सर एग्जीक्यूटिव पावर मतलब अपॉइंटमेंट, आपके पास प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, ओके, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, और आपके पास जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एग्जीक्यूटिव हेड। All executive actions of the government of India are formally taken in the name of president. Okay, ये आपके क्या आएंगे बेटा? एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी पावर के अंदर आएंगे, जो सबसे हाईएस्ट आपके पास पावर है सेंटर पे। क्लियर? अब सर देखिएगा, हमारे पास यहां पे अगर मैं लेजिस्लेटिव की बात करता हूं तो लेजिस्लेटिव में देखिएगा, मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। जो ये प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर, ये आपका लोकसभा से चुना जाता है या आपके पास ये राज्यसभा से चुना जाता है? किसी को आइडिया? ये आपके पास प्राइम मिनिस्टर जो होता है, ये लोकसभा से चुना जाता है या राज्यसभा से चुना जाता है? मुझे फटाफट बताइएगा। इतना तो नॉलेज होगा ना सभी को, इतना तो नॉलेज होगा। सारे बच्चे बताइएगा, मतलब मैक्सिमम बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा, अरे सर हमको तो पता ही नहीं है। बाकी के बच्चे जो भी प्रेजेंट है, यस क्या बात है सर, यस सर, हमारे पास लोकसभा से ये चुना जाता है। बहुत बढ़िया बात है, आप तो मतलब नॉलेजेबल पर्सन हो। सर देखिएगा, लेजिस्लेटिव पावर क्या है? पावर टू समन, आपके पास प्रोरोगन्स द पार्लियामेंट एंड डिजोल्व द लोकसभा। ही नॉमिनेटेड आपके पास 12 मेंबर इन राज्यसभा एंड आपके पास 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। जो आपके पास देखिएगा कि सर हमारे पास जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है जो कि आपके पास एक पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर जो आपके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है, उसके अंदर 12 मेंबर तो कहां से चुने जाते हैं? राज्यसभा से चुने जाते हैं। 2 मेंबर आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा से आपके चुने जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर एक बात मैं आपसे बोलूं कि राज्यसभा, राज्यसभा, ये 2 नाम आ रहे हैं, एक लोकसभा,
तो सबसे ऊपर वाली सभा कौन सी है, राज्यसभा है या लोकसभा है? बड़ी सभा कौन सी है, राज्यसभा या लोकसभा? सारे बच्चे बताओ, लोकसभा या राज्यसभा, सबसे बड़ी सभा कौन सी है? लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा है यार, मतलब राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा है, राज्यसभा है, सबसे बड़ी राज्यसभा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब थोड़ी थोड़ी बातें हैं, चलो ठीक है सर, टेक्निकल वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा कम नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो पता चल गया। ठीक है, सुनिएगा, आपके पास यहां पे अ बिल बिकम एन एक्ट द इंडियन पार्लियामेंट ओनली आफ्टर द रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आपके पास यहां पे लेजिस्लेटिव जो पावर होती है, इसके अंदर आपके पास एक बिल आपके पास, 2 मिनट रुकिएगा यार, मेरा मोबाइल मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, 2 मिनट रुकिएगा बेटा, मैं 1 मिनट इसको एंड करके यहाँ से थोड़ा सही कर दिया, क्योंकि मेरे मोबाइल ने हद से भी ज़्यादा मेरे को परेशान कर दिया, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। मतलब मेरी आवाज़ मेरे को ही आ रही है और हमको वो अच्छा नहीं लग रहा। वन मिनट वेट। आप लोग तो ये बताइए अपना सिस्टम कैसा रहा, कैसा लगा आपको यूट्यूब में लास्ट के 1 वीक में? चलो मैं तो आपसे मिला नहीं है ना, मिलने में थोड़ी सी देरी हो गई आप लोगों से, चलता है इतना तो, कभी कभी हो जाता है। भाई साहब अपना तो मोबाइल गया आज, यार मतलब भाई मेरा मोबाइल तो आज खत्म हो गया, मतलब नजर लग गई यार, किसी ने भला बुरा तो नहीं बोला ना मेरे लिए कि मैं बहुत दिनों बाद आया, तो मतलब आज ही इसको सब कुछ होना था। अरे सही हो गया, सही हो गया भाई, सही हो गया, चलो बढ़िया बात है। अच्छा आपको मेंबर भी पता है, अभी स्विच ऑफ करने का टाइम कहाँ पे है? ठीक है, हाँ ये समझिएगा कि आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, आपके पास हायर अथॉरिटी के पास की जो पावर होती है, जैसे कि आपके पास प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गया, अदर मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गया, आपके पास चीफ जस्टिस हो गए, जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, इनको बोला गया है एग्जीक्यूटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, इनके नीचे के जो भी आपके पास कैंडिडेट होते हैं उनके पास जो पावर होती है पार्लियामेंट में, वो होती है आपके पास लेजिस्लेटिव पावर। छोटी सी भाषा के अंदर ये इसकी लैंग्वेज है, क्लियर? जो आपके पास एग्जीक्यूटिव के बाद जो पार्लियामेंट में जो कैंडिडेट होते हैं उनके पास जो पावर होती है वो होती है हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर, क्लियर? अब हमारे पास देखिएगा फाइनेंशियल पावर। अब देखिएगा आपके पास जो मनी बिल होता है, प्रत्येक साल आपको भी पता है कि बजट का आपके पास मनी बिल आपके पास पास होता है, ओके? तो मनी बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विद प्रायर द रिकमेंडेशंस, ओके? प्रत्येक साल आपका फाइनेंस का जो भी आपके पास बिल होता है पार्लियामेंट के अंदर वो पास होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे आप बजट बोलते हो इज लेड द बिफोर पार्लियामेंट, ओके? ये आपके पास पार्लियामेंट में, अब ये आपके पास होता है कि ये कहां पे पास होता है, लोकसभा के अंदर पास होता है या राज्यसभा के पास अंदर पास होता है? मुझे फटाफट बताइएगा कि जो सर हमारा जो फाइनेंशियल बिल होता है, जो फाइनेंशियल बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है वो कहां पे पास होता है? लोकसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है या राज्यसभा में पास होता है? राज्यसभा में ये पास होता है, जल्दी बताओ किस में पास होता है, किस में पास होता है, जल्दी बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा लोकसभा में पास होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, मतलब आप तो नॉलेजेबल पर्सन है यार, मतलब आपको तो पढ़ाने की कोई वही नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वो तो हमने थोड़ा सा ये बता दिया, अब इनको थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ये हमने बता दिया एग्जीक्यूटिव पावर मतलब हायर ऑथोरिटी की पावर, लेजिस्लेटिव पावर जो उसके बाद के जो मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट में उनके पास की पावर, फाइनेंशियल पावर जो भी आपके पास बिल वगैरह ओके वो पास होता है तो वो फाइनेंशियल पावर आपके पास कहलाती है, ओके? अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? 2023 चल रहा है, कोई मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बता सकता है? पूछ सकता है ना आपसे कि भाई साहब इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कोई बता सकता है फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम पे कौन है? बेटा करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? ओके जल्दी बताओ, फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? जल्दी बताओ सारे बच्चे फटाफट। निर्मला सीतारमन है ना? यस सर, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। बेटा याद रखना, याद रखना बेटा, डायरेक्टली दिखेगा सीताराम सीताराम करता है दिखेगा आपको वहां पे, ठीक है? निर्मला सीतारमन,
इन 2023, याद रखिएगा। चलो, अब हमारे पास कुछ इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी पावर। ये 3 पावर होती है, इनसे क्वेश्चन होता है आपका। कैसे होता है कि नेशनल इमरजेंसी जो आपके पास इमरजेंसी होती है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है। तो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी मतलब पूरे देश पे जो इमरजेंसी लगाई जा सकती है वो आर्टिकल 352 के अंडर में लगाई जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी वो आपके पास आर्टिकल 356 के थ्रू लगाई जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के थ्रू आपकी लगाई जा सकती है। तो बेटा ये याद रखना, 352, 356 और 360, ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली आर्टिकल पूछेगा कि भाई साहब आपके पास जो इमरजेंसी पावर है वो आपके पास कौन से आर्टिकल के अंदर आती है। तो आपने पूरे आर्टिकल्स पढ़ लेते 395, तो आपको पता है 352, 356, 360 आपको याद होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब बाहर की कंट्री ने देश पे मतलब जैसे चाइना से हमारा युद्ध हो गया, तो चाइना से अगर हमारा युद्ध हो रहा है तो उस टाइम पे हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं आर्टिकल 352 के अंदर। ओके, देखिएगा यहां पे लिख भी रखा है कि आपके पास आर्टिकल 352 कैन बी डिक्लेयर ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेसिव एंड आर्म्ड रिबेल। मतलब आपके पास एक तो एक्सटर्नल कोई भी देश है, उसने देश पे हमला कर दिया है, ओके, या आपके पास अंदर ही अंदर अपने देश में भी कुछ झगड़ा हो रहा है, जैसे कि मान लो आपके पास 2 स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया, ओके, इंटरनल वॉर हो गया, तो उस टाइम पे भी नेशनल इमरजेंसी आपकी लग सकती है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी के कारण होते हैं, तो जो कि आर्टिकल 352 के अंडर में लगती है। अगर आर्टिकल 356 के बात करूं तो 356 में कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लगती है, जबकि आपके पास जो आपके रूल बनाए गए हैं वो अगर वोयलेट कर जाते हैं तो आपके पास आर्टिकल 356 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी आपकी लग जाती है। जैसे कि मैं बात करता हूं, आल्सो नोन एज द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी रूल अगर फेल कर जाता है, बाई चांस कोई भी चीजें हो सकती है इन फ्यूचर्स, ओके, कि मतलब वो वोयलेट कर जाए, ओके, जब वो कोई भी चीज आपके पास वोयलेट कर जाती है या कॉन्स्टिट्यूशन आपका वोयलेट कर जाता है, कोई किसी भी कारणवश कोई भी इंसान कुछ भी बोल देता है कि सर ना कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी हमको लगाना जरूरी है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में सर ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी हुई है ये गलत है, ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर, ओके, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही है, ऐसी भी बात हो सकती है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लगा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी के थ्रू पूरा पावर किसके पास आ जाता है? हमारे प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लगेगी तो पावर जो आ जाएगा वो किसके पास आ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। ओके, देखिएगा अगली अगर मैं बात करता हूं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में लगती है। ओके, अब देखिएगा, अरे वाह क्या बात है, आपको तो आर्टिकल भी पता है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और कहां से लिया गया है, बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है। सर देखिएगा कि कैन बी डिक्लेयर व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इंडिया एंड थ्रेटेंड। ओके, हो सकता है ना कि भाई साहब कुछ घोटाला हो गया हो इंडिया में, ओके, सर कोई मतलब पैसे का कुछ घोटाला हो जाता है ना, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, जो कि आर्टिकल 360 में लग जाती है। 52, 56, 360 आर्टिकल याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वेटो पावर, वेटो पावर क्या होती है? ये वीटो जो पावर होती है, वेटो बोलो या वीटो बोलो, वीटो पावर क्या होती है, इसमें मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको भी पता है कि इंडिया का जो पावर है किसके पास है? सबसे जो इंडिया का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है या प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है? बताइए, जो पावर है इंडिया का, पूरे देश का, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है या प्रेसिडेंट के हाथ में है? फटाफट मुझे बताइएगा। तो सारे बच्चे जानते हैं कि सर जो पावर है तो मोदी जी के पास में है। ठीक है, मोदी जी के पास में है, कभी हमको प्रेसिडेंट तो दिखते नहीं है, तो मतलब आपको यह पता है कि सर प्राइम मिनिस्टर के पास हमारी पावर है। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे देश की पावर है, लेकिन अरे किसने बोला प्रेसिडेंट? अरे ना 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 ना, प्राइम मिनिस्टर के पास में भाई, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर रूल लगता है, अमेरिका में प्रेसिडेंट रूल लगता है, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर के पास में है। वेटो पावर क्या होती है? वेटो पावर की मैं बात करता हूं तो वेटो पावर वो होती है, जैसे कि आपको पता है सर, आपके पास जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास इतनी पावर नहीं है, ओके, इतनी पावर नहीं है इंडिया में, लेकिन अमेरिका में है। क्या होता है कि आपने कोई भी बिल जाएगा,
कोई भी बिल पास करेगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, यहां से पास कर देंगे, साइन करेंगे, यहां से साइन मारेंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे। इनका काम यही है प्रेसिडेंट साहब का, ठीक है, कि भाई साहब बिल जाएगा तो बिल जाने के बाद उसको आगे पास कर देंगे साइन करके। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इनकी इच्छा हो गई भाई साहब कि भाई साहब हम इस बिल को पास नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, तो ये वेटो पावर का भी यूज कर सकते हैं। इनके पास वेटो पावर है, उसी को वीटो पावर बोला गया है। ये किसी भी बिल को रोक सकते हैं, इनके पास इतना पावर, उसी को बोला गया है वीटो पावर, कि एक एक्सटर्नल पावर जिसको वीटो पावर बोला गया है। ठीक है, इंडिया की जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता इंडिया में। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रूल लगता है, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंट रूल लगता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा है। क्लियर, बात समझ में आ गया। लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी एक टाइम पे पावर होती है, जब कोई बिल उनके पास साइन करने के लिए भेजा गया है तो वो उसे रोक सकता है। ऐसे रोकता नहीं है, ओके, 99.99 केसेस के अंदर वो रोकेगा नहीं। ठीक है, 1% चांसेस है कि वो रोक दे, वो रोक दे। ठीक है, 1% चांसेस है, नहीं तो सबको साइन करके आगे भेज देता है। तो वो होते हैं वीटो पावर। बात समझ में आ गया। ठीक है, रोक सकता है भाई साहब, उनके पास पावर है, वो बस ये है कि यूज नहीं करते हो, बात अलग है, लेकिन रोक सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसे बोला गया है वीटो पावर। ओके, अब ये वीटो पावर आपके पास कोई पूछेगा नहीं कि कितने टाइप की होती है, बस जान लो कि एक तो एब्सोल्यूट वीटो पावर होती है। ओके, देखो मैंने बोला ना, बिल पास किया बाय द लेजिस्लेटिव, ओके, उसको होल्ड कर सकता है, विद होल्डिंग ऑफ द एसेट ऑफ द बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव, उसको ये होल्ड कर सकता है। ये किसके पास में है बेटा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्ट विद 3 वीटो पावर, 3 वीटो पावर रखता है अपने पास। एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट, which can be used to deny the executive of actions recommended by parliament। वो भाई साहब लगा सकता है। क्लियर, बातें क्लियर मेरे भाई। वीटो पावर समझ में आ गया कि 3 वीटो पावर होती हैं, भले वो यूज नहीं करता, वो बात अलग है इंडिया में, लेकिन 99.99% केसेस में यूज नहीं करेगा। 1% चांसेस है कि वो रोक ले, 1% चांसेस कि वो रोक ले, लेकिन उसके पास वो एक्सटर्नल पावर है। बात समझ में आ गया। दूसरी हमारे पास देखिएगा, सस्पेंशन वीटो पार्टिकल, सेंडिंग बैक ऑफ बिल विच कैन बी ओवरसाइड बाय। ये कोई आपसे पूछेगा नहीं, बस आप इतना याद रखिएगा कि 3 आपके पास वेटो पावर होती है, सस्पेंसिव और आपके पास पॉकेट। ऐसे टाइप भी नहीं पूछता है, बस वेटो पावर के बारे में पूछ लेता है। दूसरी हमारे पास आती है मिलिट्री पावर। ओके, अब जो मिलिट्री पावर है, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स अपॉइंटमेंट रेस्पेक्टिव चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आपको पता है कि प्रेसिडेंट इसके लिए अपॉइंट करता है चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स के लिए आपके पास चीफ यहां पे अपॉइंट किए जाते हैं। डिफेंस के लिए आपकी होती है जल सेना, थल सेना और नौ सेना, तीनों के लिए आपके पास चीफ अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, ध्यान रखिएगा, जो कि उसको संभालते हैं। अब देखिएगा कि आपके पास यहां पे पैराडोनिक पावर। ओके, आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैराडन to person who have been trial and convicted to any offense। ओके, ये आपके पास क्या है, पैराडोनिक आपके पास पावर है, जो कि आर्टिकल 72 के अंदर आती है। ऑर्डिनरी मेकिंग पावर, ओके, ये आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, आप पढ़ सकते हो ऑर्डिनरी पावर, इसके बारे में आपसे कोई पूछ ना रहा है। आपसे बस इतना पूछेगा कि जो मिलिट्री पावर है और उस मिलिट्री पावर में जो चीफ जो अलॉट करता है वो कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर वो प्रेसिडेंट करता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। ओके, वो अपॉइंट करता है सबके लिए चीफ, आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, पूछेगा नहीं आपसे। वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट आपका आर्टिकल 63 के अंदर आता है। ओके, अब देखो, आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही होल्ड ऑफिस फॉर टर्म 5 ईयर, इसका टर्म 5 ईयर होता है। आर्टिकल 66 और उसका पहला पार्ट, प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस पार्लियामेंट। बोथ हाउसेस का मतलब आपके पास राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इसके थ्रू आपके पास वाइस प्रेसिडेंट आपका अलॉट किया जाता है। आपके पास देखिएगा, कोई भी सिटीजन हो अगर जिसको इच्छा हो कि नहीं सर हम वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, तो सबसे पहले तो उसकी 35 ईयर एज होना चाहिए। तो अभी आपकी एज 35 नहीं है, तो आप वाइस प्रेसिडेंट अभी नहीं बन सकते हो। ठीक है, इन फ्यूचर आपकी इच्छा हो
तो आप बन सकते हो। एनी इंडियन सिटीजन who have complete 35 year of age and qualify for elections of member of Rajya Sabha is eligible for election as a vice president। बात समझ में आ गया? जिसने इलेक्शन जीता हो और वो राज्यसभा का मेंबर रहा हो, ठीक है, अगर वो राज्यसभा का मेंबर रहा हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। आल्सो शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अंडर एनी पब्लिक अथॉरिटी। तो मैंने बोला ना कि भाई साहब उसने कभी ऐसा कुछ घोटाला वोटाला ना किया हो, ओके, घोटाले के केस वेस ना हुए हो, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर उसने कभी घोटाला किया होगा तो नहीं बन सकता भाई, ओके। अब देखो आपके पास ये बात मैंने बता दी। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट बट कास्ट ऑफ वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट, ओके। जो भी आपके पास लोकसभा एंड राज्यसभा में जो भी वोट होते हैं उसके थ्रू आप इसको इक्वल अमाउंट में, जो जिस हिसाब से उनका प्रोसेस होता है उसके थ्रू आप इसे रिक्रूट कर लेते हो, ठीक है। आपके पास ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन द वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू रिजाइनेशन, रिमूवल एंड डेथ अदरवाइज। क्लियर? तो ये तो था आपके पास वाइस प्रेसिडेंट। अगली अगर मैं बात करता हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, मुझे बताएगा कोई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, जल्दी बताइएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? जल्दी बताओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? नहीं पता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो मतलब हाईली दर्जे के जो होते हैं, हाईली दर्जे के होते हैं, जैसे कि आपके पास अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्राइम मिनिस्टर, ये आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। बात समझ में आ गया? जो आपके पास वहां पे देखो ना, राजनाथ सिंह को अलग डिपार्टमेंट दे रखा है, तुम इसको संभालो, ठीक है। आपके पास अमित शाह, उनको अलग डिपार्टमेंट दे रखा है, तुम इनको संभालो। बस प्राइम मिनिस्टर भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी आपके पास इसी का पार्ट होता है। तो देखिएगा, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 डील विद द प्रोविजन रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो आपके पास आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो आर्टिकल 74 और 75 के थ्रू बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। अब देखिएगा कि आर्टिकल 74 स्टेट ये बताता है कि शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है, एज द हेड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, जो कि एक प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है ना, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अमित शाह भी उसी का पार्ट है, राजनाथ सिंह भी उसी का पार्ट है, ये सब कुछ उसी के पार्ट है। तो उनका जो हमारे पास होता है कि 15% जो हमारे पास जितने भी नेता लोग होते हैं उनमें से 15% आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। ये 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी इसी का पार्ट होता है। देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। जो भी हमारे लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसके अंदर 15% से ज्यादा नहीं होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 15% होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी उसी का पार्ट है। दिस प्रोविजन वॉज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 91th अमेंडमेंट एक्ट 2003 टू द 19 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया कि भाई साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाए और उसके अंदर 15% हमारे पास बंदे हो, ओके, अमित शाह जैसे, ठीक है, राजनाथ सिंह जैसे, ऐसे बंदे हो, ठीक है। चलो, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, वाह सर क्या बात है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मोदी जी, इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं इनके बारे में, क्या बताऊं मैं इनके बारे में।
सर देखो, इन द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी, रियल पावर उसके पास में है, रियल एग्जीक्यूटिव ये है। एग्जीक्यूटिव तो बहुत सारे थे ना, अमित शाह भी थे, है ना, आपके सुप्रीम कोर्ट भी थे, हाई कोर्ट भी थे, ये सब कुछ एग्जीक्यूटिव पावर थे, लेकिन रियल जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोला गया वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोला गया है। क्या बात है सर। सर देखिएगा कि हमारे पास ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये हेड होते हैं गवर्नमेंट के, एट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द प्रोविजन एक्सप्लेन अंडर द आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब जी को एक्सप्लेन किया गया है, जाके पढ़ सकते हो आर्टिकल 75। हमारे पास द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स, अच्छा इनका टर्म फिक्स नहीं है, एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, पहली बात तो टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स, इनका टर्म, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, और ये जो भी हमारे पास जो ऑफिस है उसको ये होल्ड कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। He preside over the meeting of council of minister and influence of their decisions। इनका जो भी डिसीजंस होता है, ये जो मैंने बोला ना 15% की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, ओके, उनके साथ ये डिस्कस करते हैं कि भाई साहब चलो ठीक है, हमको देश में ये लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब इधर बैठ जाते हैं और एक काउंसिल मिनिस्टर इनके साथ में इधर बैठ जाते हैं, भाई साहब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, ये अमित शाह बैठ गए, ये राजनाथ सिंह बैठ गए, सब बैठ गए, अब ये सब डिस्कस करेंगे, है ना, ये एक इसके अंदर बैठ गए, बैठने के बाद ये बातें करेंगे, चलो ठीक है भाई, देश वालों को क्या बातें समझ में आएगी, अब चुनाव आ रहा है तो ऐसी क्या रणनीति लेके आए कि इस बार भी पक्ष अपना ही हो, ठीक है, हम ही जीते हैं, तो अब लास्ट में क्या करें, ऐसा क्या काम करें कि देश की जनता अब हमको ही फॉलो करें। तो वो लास्ट में आपको ही पता है 4 साल तो ऐसे जाते हैं, लेकिन वो जो लास्ट का 1 साल होता है उसमें नेता लोगों के दौरे शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें अलग ही देखने को मिलेगी शायद, है ना, बहुत सारी चीजें, मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हो। ठीक है, तो ये बातें करते हैं कि भाई साहब अब हमारी सरकार है तो कैसे कैसे जो पब्लिक है इनको अपने अंडर में लाया जाए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे बात नहीं करते हैं, वो जो 15% लोग हैं ना उन्हीं से बात करते हैं। ठीक है, कि अब हम ऐसा करते हैं, फिर वो प्लान करते हैं, फिर रैली शुरू हो जाती है, फिर आप लोग भी उसी का पार्ट बनते हो, फिर वोट देते हो, फिर देश को बनाते हो। ठीक है, फिर आप भी धीरे धीरे सिस्टम का पार्ट होते जाते हो। चलो आगे बात करते हैं, हमारे पास ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। ओके, ये मीटिंग करते हैं, बता दिया। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर रिजाइन, एडवाइस प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। ओके, अब ये यहां पे ये डिस्कस करते हैं, ही कैन आस्क अ मिनिस्टर, ये मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, टू रिजाइन, रिजाइन करने के लिए, एडवाइस द प्रेसिडेंट, एडवाइस प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं, टू डिसमिस हिम इन द डिफरेंट ओपिनियन। भाई साहब अगर इन 15 मेंबर्स में से, इन 15%, सॉरी 15 मेंबर नहीं, 15% में से किसी को लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि सर इसका है ना ओपिनियन ठीक नहीं है, ये हमारी पार्टी का नहीं लग रहा, इसको डिसमिस करो, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकाल दो, तो प्रेसिडेंट साहब के सामने जाएंगे लेटर लेके कि ये लो, प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे ठीक है भाई साहब आपने बोला इसको निकाल दे, ये अपनी पार्टी का नहीं है तो उसको निकाल देंगे। ठीक है, हाँ चलो बढ़िया बात है। ठीक है, ये बातें हो गई, जाना पड़ेगा अभी आपकी एज, आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। जब यार नरेंद्र मोदी जैसे इंसान देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते तो आप क्यों नहीं बन सकते, अभी आप अच्छे हो, बन जाओगे, चिंता मत करो, मेहनत करो। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल समझते हो क्या, सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट, अब इसको क्या बोलोगे आप, मतलब इसको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। जैसे मैंने बोला था ना, देखो आर्मी थी बेटा, और आपके पास नेवी थी, ये थी, इसके लिए चीफ आपके पास, ये जो चीफ था ये किसने अलॉट किया था, प्रेसिडेंट ने किया था ना बेटा, प्रेसिडेंट ने किया था ना, बात समझ में आ गया, प्रेसिडेंट ने इसको चीफ बनाया था ना, आर्मी का चीफ, नेवी का चीफ, ऐसे ही प्रेसिडेंट साहब है ना, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट का चीफ बनाते हैं, चीफ ही समझ लो उसको, चीफ बनाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को संभालेगा। ठीक है, एग्जाम नहीं देना इसका, प्रेसिडेंट साहब बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल 76 के अंदर यह प्रावधान है कि प्रेसिडेंट साहब ही अटॉर्नी जनरल बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ होता है, बड़ा अधिकारी, ठीक है, सबसे टॉप पे, उसको ये बनाएंगे। अब देखो उनका टर्म कितना होता है भैया, 5 साल 10 साल? नहीं नहीं, इनका टर्म कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, टर्म इज नॉट फिक्स। और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, ये ऑफिस को कभी भी बंद भी करवा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ओके, कुछ भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो। दूसरी बात, ही अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। अब मैंने बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इनको जो सुप्रीम कोर्ट में अलॉट किया गया, मतलब एससी के अंदर जो अलॉट किया गया, वो प्रेसिडेंट के थ्रू अलॉट किया गया। इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में ये अपना वर्क करते हैं। अब देखिएगा कि अब ये बोलते हैं वहां पे, ओके, ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन द कोर्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हैज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारे पास अटॉर्नी जनरल है, ये अपनी बात लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे अपनी बात रखते हैं। दिस इज अ स्पीकर, ठीक है, एक बढ़िया बोलने वाला भी चाहिए। जिनको बोलना ही नहीं है आता, उनको अटॉर्नी जनरल बना दोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो उनको अच्छा बोलना भी आना चाहिए। तो वो प्रेसिडेंट सब जानते हैं कि किसको अटॉर्नी जनरल बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, तो वो सब जानते हैं। तो वो फिर उसके हाथ में संभाल देते हैं, भाई साहब तुम संभालो अब इससे। क्लियर? चलो अब देखिएगा कि हमारे पास, अब देखिएगा यूनियन मतलब सेंटर, देश, यूनियन लेजिस्लेटिव। तो यूनियन लेजिस्लेटिव के अंदर आता है भैया आपके पास पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। बात समझ में आ गया? देखिएगा कि हमारे पास कौन है बेटा यूनियन लेजिस्लेटिव के अंदर, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 79 से लेके 122 पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट। ये यूनियन लेजिस्लेटिव के बारे में कौन से आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 79 से लेके 122 तक, पार्ट 5 के अंदर। क्लियर? चलो राज्यसभा के बारे में हम बात कर लेते हैं। सर राज्यसभा क्या है? सुनो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80, आर्टिकल जो 80 है, देखो आर्टिकल इतने सारे, इतने कहां से याद करोगे, बस वो सीक्वेंस याद रखना कि यहां से लेके यहां तक के ये उसके अंदर आते हैं, यहां से लेके यहां तक आते हैं। अगर हर आर्टिकल याद करने जाओगे तो शायद आपको याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब देखिए लेकिन वो जो फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल्स थे ना, ओके, वो आर्टिकल्स याद रखना, वो आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और नेशनल इमरजेंसी के भी आपके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, और हर आर्टिकल याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। According to Article 80, Rajya Sabha consists of not more than 250 members of the 12 nominated by the President and remaining 238 the representative of the state and UT। ये बोलने चाहते हैं कि भाई साहब 250 मेंबर होंगे किसमें? राज्यसभा के अंदर। बहुत बढ़िया बात है। ये जो 250 मेंबर होंगे ना, उनमें से भाई साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे कि 12 बच्चों को तो हम ही अलॉट करेंगे। तो 12 को तो कौन अलॉट करेंगे? प्रेसिडेंट साहब। कौन अलॉट करेंगे? प्रेसिडेंट साहब। और बचे कितने बेटा? 238। इन 238 को कौन लेके आएंगे? आपके स्टेट, जितने भी स्टेट है ना वहां से उठाएंगे, और जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरी है वहां से उठाएंगे। ये 238 आपके स्टेट और आपके यूनियन टेरिटरी से उठाए जाएंगे, लेकिन 12 को तो भाई साहब प्रेसिडेंट साहब ही अलॉट करेंगे। बात समझ में आ गया? दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं कि सर हमारे पास the member of Rajya Sabha are elected by the elected member of respective state legislative assembly in according with the principle of proportional representations। for being a member of Rajya Sabha, person must not be less than 30 years। मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, ये बोलना चाहते हैं कि भाई साहब जो भी हमारे पास राज्यसभा के अंदर जो मेंबर उठाए जाएंगे, पहली बात तो 30 साल से कम का बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं होगी। तो वो 30 साल से पहले वालों को मेच्योर इंसान नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि 30 साल के ऊपर का बच्चा लेके आओ, उसी को हम क्या करेंगे? राज्यसभा का पार्ट बनाएंगे। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो प्रेजेंटली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटली द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा स्टैंड ऑफ 245। अभी जो है, पहले कितनी थी? 250, अभी कितनी है? 245।
क्लियर। अब उनमें से 12 तो भाई साहब प्रेसिडेंट ने बोल रखा है कि 12 तो हम ही लाएंगे, ठीक है। बाकी बाकी कहां से उठाएंगे, स्टेट और यूटी से। तो अब बचे कितने हैं, 233। ये कहां से उठेंगे बेटा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से ये उठाए जाएंगे। बात समझ में आ गया। दूसरी बात, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी and not subject to dissolve, but 1/3 of member retire every 2 year, term of member is 6 year। ये बोलना चाहते हैं कि जितने भी मेंबर यहां पे हैं राज्यसभा के, पहली बात तो यह है कि उनका कार्यकाल 6 ईयर का है, पहली बात दिमाग में बिठा लो। दूसरी बात यह है कि भाई साहब 2 साल के अंदर 1/3 रिटायर होना जरूरी है, 1/3 रिटायर होना जरूरी है, कंपल्सरी है भाई साहब। 100 है ना, 100 में से 33 को रिटायर करो प्रत्येक 2 साल के अंदर, बहुत बढ़िया बात है। और दिस इज अ परमानेंट बॉडी, राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। कोई बोले नया नया आया, बोले कि राज्यसभा को हटाओ, बंद कर दो, तो राज्यसभा पूरी जिंदगी में कभी बंद नहीं हो सकती है, याद रहेगा, राज्यसभा बंद नहीं हो सकती है। दिस इज अ परमानेंट बॉडी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या लोकसभा भी परमानेंट बॉडी है? सारे बच्चे बताएगा, क्या लोकसभा भी परमानेंट बॉडी है? क्या उसे भी आप डिजोल्व नहीं कर सकते हो या कर सकते हो? आपका क्या मत है, बताएगा मुझे, सारे बच्चे फटाफट बताएगा। हो ठीक है, क्या है, नो, यस सही बोल रहे हो। हमारे पास लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, वो परमानेंट बॉडी नहीं है, उसे आप डिजोल्व कर सकते हो लेकिन राज्यसभा को नहीं कर सकते हो। स्ट्रेंथ याद रखना, पुरानी स्ट्रेंथ भी याद रखना है, अभी की स्ट्रेंथ भी याद रखना कि अभी राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, 245, और 12 कौन लेता है और 233 कौन लेता है। पुरानी वाली भी याद रखना कि पहले 12 थे और 12 प्रेसिडेंट करता था, 238 स्टेट यूटी चलाए जाते थे, 250 हमारे पास राज्यसभा के मेंबर्स हैं। क्लियर, चलो हमारे पास यहां पे पावर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का पावर देखिएगा भैया, राज्यसभा का पावर, resolution seeking the removal of the president can be originate only in the Rajya Sabha. In Rajya Sabha, any bill can originate except the money bill which can originate only in Lok Sabha. राज्यसभा साहब बोलते हैं, मैं पूरी बात समझा देता हूं एक सिंगल लाइन में। ये बोलना चाहते हैं कि सारे जितने भी बिल होते हैं, भले कोई सा भी बिल हो, सारे के सारे बिल भाई साहब यहीं पे पास होते हैं, सारे बिल आपके राज्यसभा के अंदर ही पास होते हैं। लेकिन मतलब पास नहीं, मतलब यहां से बनते हैं, सारे बिल यहीं पे बनते हैं, एक बिल को छोड़ के जो आपके पास फाइनेंस का होता है, फाइनेंस का जो बिल होता है, जैसे आप बजट बोलते हो, ये बजट का जो बिल है ये आपका राज्यसभा में नहीं बनता है, ये आपका लोकसभा का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। सारा जो भी बिल होता है, जितने भी इंडिया के अंदर बिल हैं, अलग अलग सारे बहुत सारे बिल होते हैं, ओके, सिर्फ आपके पास फाइनेंस का बिल छोड़ के सारे बिल का ओरिजिनेट राज्यसभा में होता है, सिर्फ फाइनेंस का नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज अ स्पेशल केसेस। अब देखिएगा कि हमारे पास स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, क्या पावर है स्पेशल, it can authorize the parliament to make a law on subject enrollment in the state list, okay, authorize parliament create a new or India service common both center and state। ये बोलना चाहते हैं, सिंगल सी लाइन में मैं बात करूं तो ये बोलना चाहते हैं कि राज्यसभा के पास इतना पावर है कि वो किसी भी स्टेट के लिए और सेंटर के लिए वो एक नया लॉ ला सकते हैं। ये उनको पावर किसने दिया, ये पावर दिया आर्टिकल 249 ने और आर्टिकल 312 ने, ठीक है, बात समझ में आया, ये बातें समझ में आ गया। पावर मैंने बता दिया कि भाई साहब वो कोई सी भी चीज ला सकते हैं, स्टेट में भी ला सकते हैं, सेंटर में भी ला सकते हैं, ये उनके पास पावर है राज्यसभा के पास। दिमाग बैठ गया, चलो बढ़िया बात है। बजट का पावर, बजट का जो पावर है, बजट का जो ओरिजिनेट है, बजट यहां से नहीं बनता है, बजट आपका लोकसभा से ही ओरिजिनेट होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा लोकसभा आ गई हमारे पास, सर देखिएगा लोकसभा,
ये आर्टिकल्स 81 के अंदर इनके बारे में बात की गई है लोकसभा के बारे में। इसके जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है लोकसभा की 552, बहुत ज्यादा है सर। उसकी कितनी थी स्टार्टिंग में 250, बाद में कितनी हुई 245, तो इसकी स्टार्टिंग में कितनी थी 552। अब देखो आपके पास 552 के अंदर आपके देखो 530 जो बंदे हैं वो तो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी स्टेट हैं वहां से लाए जाएंगे, ठीक है। 20 मेंबर आपके 20 मेंबर आपके यूनियन टेरिटरी से लाए जाएंगे और 2 मेंबर आपके यहां पे भी भाई साहब आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। कौन लेके आएंगे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट भाई साहब यहां पे कम बंदे नॉमिनेट कर रहा है लेकिन राज्यसभा में ज्यादा किए थे, ठीक है। 20 तो यूनियन टेरिटरी से और 2 आपके प्रेसिडेंट साहब यहां पे लेके आएंगे। अगर अभी की मैं बात करता हूं, अभी की, ये तो ओल्ड टाइम की बात है, प्रेजेंट की मैं बात करता हूं तो प्रेजेंट में हमारे पास 545 हमारे पास कितनी है लोकसभा की हमारे पास टोटल सीटें हैं। इनमें से अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई आपके पास देखिएगा लोकसभा सीट अलॉटेड इंक्रीज होगा। तो मिनट रुकिएगा। 520 525 थी 525 तो आपके पास यहां से वापस वही है कि 525 तो आपके पास यूनियन टेरिटरी सॉरी स्टेट से आपके लाए जाएंगे। कहां से लाए जाएंगे स्टेट से लाए जाएंगे, ठीक है। और यहां पे भी आपके पास 2 आपके प्रेसिडेंट रूल से लाए जाएंगे। अब बाकी जितने भी बचे हुए हैं देख लो कितने बचे हैं। ओके 525 और आपके पास 15 और 20 18। ओके ये 18 आपके यूटी से लाए जाएंगे। क्लियर। अब देखिएगा कि हमारे पास यहां पे अगली मैं बात करता हूं तो द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लोक बाय सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट बाय बीइंग अ मेंबर लोकसभा पर्सन मस्ट बी नॉट लेस देन 25 ईयर। आपके पास आपको पता है लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कोई भी पर्सन अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी एज 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। ओके मिनिमम 25 साल होना चाहिए, 25 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर। लोकसभा लोकसभा इज नॉट परमानेंट बॉडी एंड सब्जेक्ट टू डिजोल्व। लोकसभा ये परमानेंट नहीं है, इससे कभी भी आप डिजोल्व कर सकते हो, लेकिन राज्यसभा परमानेंट है, उसे आप डिजोल्व नहीं कर सकते हो। The president is authorized to dissolve the Lok Sabha at any time even before the complete of the 5 year. Okay, प्रेसिडेंट चाहे प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को 5 साल से पहले भी कभी भी उसको बंद कर सकता है। इतना देखो आप समझ रहे थे प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं, कितना बड़ा पावर है प्रेसिडेंट के पास। अगर वो चाहे तो लोकसभा को कभी बंद करा सकता है। ना 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 भैया अपने बस की बात नहीं है, तो मैं ना बहुत झगड़ा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब लोकसभा बंद तो बंद, एक स्टेटमेंट काफी है पूरी लोकसभा को बंद कराने के लिए, ठीक है। तो ये है भाई साहब उनका पावर। चलो देखिए ऐसा करते नहीं है, बात अलग है, ठीक है। देखिएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आर्टिकल 93 के अंदर बोला गया है। ओके सर देखिएगा स्पीकर जो वहां पे बोलता है, स्पीकर इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेरेमनी हेड ऑफ द लोकसभा। ये आपके पास लोकसभा का हेड होता है। ही इज इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम द अमोंग इट्स मेंबर। लोकसभा का ही मेंबर होता है, उसी में से इसको चुना जाता है। क्लियर। सर देखिएगा कि हमारे पास यहां पे ही डज नॉट वोट ऑन बिल इन द फर्स्ट इंस्टेंट बट इन द एक्सरसाइज इन द कास्टिंग डेट इन द केस ऑफ लाई प्रेसिडेंट ओवर अ जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द सर्टिफाइड बिल मनी बिल एंड द डिसीजन ऑफ फाइनल। अब देखिएगा कि यहां से आपके पास मनी का जो भी बिल होता है, मैंने बोला था मनी का बिल आपके पास यहां से ओरिजिनेट होता है। ओके फिर मनी का बिल आपके पास आपके प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जाता है कि भाई साहब ये बिल है। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, वेटो पावर का यूज तो नहीं करेंगे, बोलेंगे लो भाई ठीक है पास करो। फिर वापस लोकसभा में वापस आता है, फिर उसके बाद सुना दिया जाता है कि हमारा ये बीच फाइनेंस का इस साल का ये बजट है और ये फाइनेंस का बिल है। बात समझ में आ गया। चलो क्लियर। चलो हमारे पास पावर सम देख लेते हैं। हमने देखा तो राज्यसभा का पावर देखा, आज हम लोकसभा का पावर देख लेते हैं। मनी बिल कैन बी ओनली ओरिजिनेट, मैंने बोला ना मनी बिल आपका लोकसभा के अंदर ही ओरिजिनेट होता है और सारे बिल कहां पे होते हैं बेटा राज्यसभा में।
विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की परमिशन से, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 के थ्रू ये पावर दिया गया है भैया। मनी बिल तो इसी के अंदर होना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड टू पास अ बिल, इस बिल को पास करने के लिए वहां पे मेजोरिटी चाहिए। ओके, कि अच्छा तो ये जो हमारा बिल है इसको पास किया जाए या ना किया जाए, तो इसके रूप में वहां पे मेजोरिटी देखी जाती है। जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं वो वोट करते हैं कि हाँ बिल्कुल ये बिल सही है, इसको पास कर दिया जाए, फिर उसके बाद वो पास हो जाता है। एनी बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। एनी बिल पेंडिंग इन राज्यसभा पास बाय लोकसभा आल्सो लैप्स अनलेस प्रेसिडेंट कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। ओके, अब देखिएगा, बड़े ध्यान समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। एनी बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, अगर आपके पास राज्यसभा के अंदर कोई भी बिल आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ, कोई भी बिल आपके पास पेंडिंग में पड़ा हुआ जो कि लोकसभा से भेजा गया है, मतलब ये समझो, यहां पे समझने की कोशिश करना, राज्यसभा है और ये लोकसभा है। अब यहां से बिल पास हुआ, यहां से भाई साहब बिल भेजा गया। अब जैसे ही यहां पे गया, अब उस पे भाई साहब यहां पे ये बिल आने के बाद ये हो गया भैया पेंडिंग। क्या हो गया? पेंडिंग हो गया। क्लियर? अब राज्यसभा ने उसको रोक लिया, मतलब होल्ड कर लिया, कोई ना कोई कारण तो होगा। तो यहां पे क्या होगा कि भाई साहब यहां पे प्रेसिडेंट साहब आएंगे, दोनों हाउसेस को बुलाएंगे, प्रेसिडेंट साहब आएंगे, प्रेसिडेंट साहब आएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे कि भाई साहब ये होल्ड क्यों किया, तो अब ये अपने अपने रीजंस बोलेंगे, चलो ठीक है इसको डिजोल्व करो, इसको हटाओ, तो इसको डिजोल्व कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, बिल को खत्म कर दिया जाएगा। जो भी बिल लोकसभा से आया, अगर राज्यसभा ने उसको होल्ड कर लिया, पेंडिंग पे रख लिया, तो प्रेसिडेंट दोनों सदन को बुलाएंगे और बोलेंगे इसको हटाओ, बंद करो इस बिल को। बात समझ में आ गया? ये तो हो गया हमारे पास इस बिल की बात। दूसरी भी बात, एनी बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, कोई भी बिल अगर राज्यसभा में पेंडिंग है, नोट पास बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स। आपके पास ये राज्यसभा है, ये राज्यसभा में कोई बिल है, अब ये बिल है ना, किसी लोकसभा ने पास नहीं किया। अगर लोकसभा करती तो बात अलग थी, यहां पे लोकसभा ने नहीं किया। अगर ये बिल किया और ये पेंडिंग है, तो इसे आप डिजोल्व नहीं कर सकते हो, नोट डिजोल्व, इसे हटा नहीं सकते हो, जबकि इसको डिजोल्व कर सकते हो। ये बात समझ में आ गया? ये बिल लोकसभा ने नहीं भेजा, ये उसका ही बिल था, ठीक है, उसको आप डिजोल्व कर सकते हो, लेकिन यहां का बिल आप डिजोल्व नहीं कर सकते हो। दोनों पॉइंट क्लियर? चलो, बातें समझ में आ गई क्या आपको? तो आज का पार्ट मैंने इतना बढ़ाया, आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो कल अपन मैक्सिमम पार्ट तक पहुंचेंगे और परसों कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की। तो आज का ये है, सब बढ़िया ना? आज का सेशन इतना ही रहेगा, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। शायद मेरे को यार कई बार दिमाग से निकल जाता है, मेरे को बोल दिया करो। मैंने वीडियो भी ऐड नहीं किया था, मेरे दिमाग से निकल गया था, तो बाई चांस मेरे से मिस्टेक हो जाए तो आप एक बार याद दिला दिया करो। मैंने आज जाके आज देखा, मैंने को अच्छा मैंने तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डाले ही नहीं, मैंने आज है ना जाके इसके वीडियो अपलोड किए इसके अंदर, ठीक है। तो याद दिला दिया करो थोड़ा बहुत, कभी बार दिमाग से निकल जाए तो, ठीक है। तो मैं एंड कर देता हूँ आज का सेशन, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? एंड कर दूं? चलो बढ़िया, चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। और देखो ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है, क्या नाम है, अरे आपके नाम तो बोलो, रोशनी, हाँ रोशनी नाम भी भेजे। रोशनी ने आज एक क्वेश्चन भेजा, रोशनी आपका एक क्वेश्चन था ना, रोशनी ने एक क्वेश्चन भेजा, सर सर ये टेस्ट सीरीज भी उस क्वेश्चन का आंसर यही दे रही है, सर गूगल भी यही दे रहा है। हमने क्या जवाब दिया? बेटा गूगल भी गलत है, टेस्ट सीरीज भी गलत है, क्योंकि गूगल कहां से बता रहा है? टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज कहां से बता रही है? गूगल से। तो ये दोनों गलत है। तो कभी भी गूगल और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के आंसर पे शक नहीं करना, ठीक है। इनके मैक्सिमम आंसर आपके गलत हैं, बिलीव मत कर लेना गलती से भी। रेफरेंस बुक ही टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है। रेफरेंस बुक जो बोलती है वही आपका आंसर है, बाकी सब गलत है,
क्योंकि गूगल इन पे मैक्सिमम चीजें मिस्टेक है, ध्यान रखना, उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, वो आने वाले टाइम पे क्लियर हो जाएगी। यस तन्वी, क्लास खत्म। ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।